नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे होंगे। अच्छे से आपका रिवीजन चल रहा होगा, क्लासेस आपकी अच्छी से रिवाइज चल रही होंगी, आपके नोट्स का रिवीजन चल रहा होगा। भाई यही सब उम्मीदें हम आप लोगों से करते हैं। तो आप सभी एक बार जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूँ और आपके कॉमेंट्स को सेट कर सकूँ। फटाफट आप सभी जल्दी से जुड़ेंगे। नैना कुमारी, उत्तम चतुर्वेदी, उसके बाद विपिन कुमार, उसके बाद में आपके चिंटू मीना, अमन, उसके बाद आपकी खुशी, आप कह सकते हैं आलोक कुमार, बबलू, उसके बाद में प्यारे बच्चे रंजना, विकास, चुनचुन, भूमि, अभिषेक, समीक्षा। ठीक है, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बताएं अपनी प्यारी प्यारी स्माइली के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में मैंने शुरू किया था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में आपको पढ़ाना। मैम सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? जनवरी में सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपसे मैंने बोल दिया था। डेली बेटा एक क्वेश्चन पूछने से ना तो मेरा आंसर बदल जाएगा और ना ही सिलेबस एकदम जो है बहुत तेजी से आपका भागने लगेगा। अब आपने मेरे लिए एक चैप्टर और बढ़ा के रख दिया है कि मैम हमें एक्ट भी आपसे ही पढ़ने हैं, जबकि एक्ट आपको ऑलरेडी अजीत सर पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें आपसे ही पढ़ने हैं, है ना। तो मैंने कहा भी था कि जब सर पढ़ा चुके हैं तो फिर वो अच्छी बात है, फिर आपको मुझसे पढ़ने की क्या जरूरत है। पर नहीं, आपको तो पढ़ने हैं, मुझसे ही पढ़ने हैं। तो बच्चे, तो आप क्या कर रहे हो? खुद ही अपना सिलेबस मतलब बढ़ाते चले जा रहे हो कि मैम ये भी पढ़ा दो, मैम ये भी पढ़ा दो, मैम ये भी करा दो। वरना मुझे सिलेबस कंप्लीट कराना था अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने अपनी तरफ से भी करवा ली हैं। मैम नमक कानून का जिक्र कर दीजिए एक बार। भगवाना राम बेटा, इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप पीछे की क्लासेस देख लीजिए एक बार। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर प्यारे बच्चे आपको ये ध्यान रखना है। मैम मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया है। ये कमेंट बेटा जब आप बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो आपको जो दिया जा रहा है, आपने इतना विरोध किया, इतनी चीजें कही, मैम कितना पढ़ा रहे हो, मैम कितना पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं तो उसके बाद में आपको कॉन्फिडेंस भी आता है और आपको पता चलता है कि जो हमें मिला है वो कितना बेहतरीन था। मैं ये नहीं कह रही कि इससे बेहतरीन नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। आप उन नोट्स को टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हो, बार बार उनसे रिवीजन कर सकते हो, है ना। तो बेटा जी आप जल्दी से अब मेरे साथ जुड़ जाइए। यहाँ पर आपका आज क्रांतिकारी आंदोलन है और आज मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगी, क्योंकि अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी बंगाल के नवाब। तो तैयार रहना, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक क्लास बंद नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए मुझसे मत बोलना कि टाइम हो गया या नहीं हो गया, आप ध्यान से सुनो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं यहां पर, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। कल मैंने बताया था कि 1941 में जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर चलाया था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि भैया ये जर्मनी भी गए थे, जापान भी गए थे, इटली भी गए थे। तो प्यारे बच्चे अब यहां पे बात आती है कि भैया मैम जब ये जर्मनी गए हैं तो जर्मनी में ये कैसे गए, क्योंकि ये तो भारत में थे। बेटा जरा एक कहानी सुनना, मैंने आपको बताया था कि 1939 में, मैं यहीं पे लिख देती हूं साइड में, इधर क्यों नहीं लिख रही हो, क्योंकि इधर कुछ लिखना है। 1939 में मैंने आपको बताया था कि एससी बोस जी ने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र कहां से दिया था बेटा? अध्यक्ष पद से दिया था। और इन्होंने उसके बाद क्या किया था? इसके बाद इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। और इस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने के बाद ये अलग से क्या करने लगे? अलग से भारत की आजादी के लिए लड़ने लगे। अब जब इन्हें यहां पर देखा गया कि भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने आप को हम कह सकते हैं कि अलग से, मतलब कांग्रेस से अलग हो गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके आजादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। अब ब्रिटिश सरकार ने इन्हें इनके घर में नजरबंद कर दिया, इन्हें कैद कर दिया, ताकि ये कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना कर सके जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो। अब भाई ये बड़े परेशान। अब इन्हें प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे ध्यान रखना है कि जब ये आपके कलकत्ता के घर में बंद थे तो फिर ये जर्मनी कैसे पहुंच गए? तो ये कहानी सुनो। यहां पर देखो, सबसे पहले यहां पे लिखा है कि 17 जनवरी 1941, ये डेट याद रखना, 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस जी अपने साथी भगत राम जी, आप चाहे इन्हें इनका साथी कहें, चाहे आप इन्हें फ्रेंड कहें,
ठीक है, तो आप कहेंगे कि एससी बोस जी कौन थे? अपने साथी भगत राम के साथ कलकत्ता से गायब हो गए। कलकत्ता से कहां से? अपने घर से भेष बदलकर निकल गए। एक ब्रिटिश सरकार को इन्होंने बोला कि तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते, ऐसे तुम मुझे नहीं रोक सकते। तो ब्रिटिश सरकार को धोखा देकर ये कलकत्ता से अपने एक फ्रेंड या उनका साथी भगत राम जी के साथ में निकल गए। और कलकत्ता से निकलकर ये कहां पहुंचे? बेटा ये देखो इनकी जर्नी रहेगी। ये पहले कलकत्ता से कहां पहुंचेंगे? कलकत्ता से पेशावर जाएंगे, फिर पेशावर से बेटा ये काबुल पहुंचेंगे, काबुल से फिर प्यारे बच्चे ये रूस पहुंचेंगे। ठीक है, रूस पहुंचेंगे, फिर आपके जो है जापान, जर्मनी, इटली, ये इस तरीके से यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, आप ये से भी लिख सकते हो कि जर्मनी, जापान, इटली, इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जर्मनी, फिर आप लिख सकते हो जापान, फिर आप लिख सकते हो इटली। मतलब यहां पर भी ये पहुंचते हैं। तो ये इनकी पूरी एक यात्रा रहती है। तो कलकत्ता से जब ये निकलते हैं तो भगत राम जी के साथ में निकलते हैं, और भगत राम जी के साथ में निकलने के बाद ये कहां पहुंचते हैं? पेशावर पहुंचे, और पेशावर से इन्होंने जियाउद्दीन पठान अपना एक नाम रखा, और इस नाम से ये काबुल में पहुंचे। तो काबुल में किस नाम से पहुंचे? जियाउद्दीन पठान के नाम से काबुल में पहुंचे। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर काबुल से ये ऑरलैंडो मेसोट्टा नामक इटालियन नाम से पासपोर्ट लिया और रशिया पहुंच गए। फिर रशिया से ये कहां पहुंचे? आप कहोगे जापान, फिर जर्मनी, फिर इटली। तो ये इनकी यात्रा थी। और ये क्यों निकले थे यहां से? क्योंकि ये भारत को आजाद करना चाहते थे, क्योंकि ये भारत की स्वतंत्रता चाहते थे। वरना मैंने आपको बच्चे बताया था कि इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी, और ये चाहते तो एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते थे। उस समय पर आईसीएस की परीक्षा निकालना आसान नहीं था, जैसे आज भी आईएएस की परीक्षा पास करना भी आसान नहीं है। अरविंद बेटा अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। जो आपने मुझे कमेंट पिन कर दिया कि अभी भी बहुत कुछ है जो आप नहीं पढ़ाई हैं, मैंने ये नहीं कह दिया कि आज सिलेबस खत्म है। मैंने तो कहा है जनवरी लास्ट में सिलेबस खत्म होगा, इसका मतलब जो बचा है वो भी कवर होगा। ठीक है, तो अरविंद थोड़ा पेशेंस रखना सीखो बेटा। ठीक है, तो ये यहां से निकले, कलकत्ता से पेशावर पहुंचे। पेशावर में इन्होंने जियाउद्दीन पठान अपना नाम रख के उस भेष में काबुल पहुंचे। काबुल से प्यारे बच्चे इन्होंने ऑरलैंडो मेसोट्टा नामक इटालियन का पासपोर्ट बनाया, और वहां से फिर ये रशिया पहुंचे, और उसके बाद जापान, जर्मनी और इटली। और आपको मैं बता दूं कि जब ये जर्मनी में पहुंचे हैं बेटा, तो जर्मनी में यहाँ का शासक कौन है? हिटलर। और हिटलर ने इन्हें क्या उपाधि दी है? नेताजी। तो आप जो इनके नाम के आगे लगाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको आप कहते हैं, तो प्यारे बच्चे नेताजी की उपाधि देने वाला कौन है? हिटलर है, जो उस समय जर्मनी का शासक था। क्लास कब तक ऐप पर रहेगा? जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और प्यारे बच्चे जिस समय की ये बातें मैं कर रही हूं, उस समय विश्व में पता है क्या चल रहा है? उस समय विश्व में चल रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 के बीच में चला है। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस जी यहां पर पहुंच गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, वहां पर गलत लिखी हो, क्या गलत लिखा है बेटा? पूरा सेंटेंस लिखा करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1939 से 45 के बीच में। अब मैंने आपको कल बताया था कि जब ये आपके जापान में पहुंचे तो हिदेकी तोजो से मिले थे। अब ये हिदेकी तोजो कौन है? एक बच्चे ने मुझसे कल क्वेश्चन किया है कि हिदेकी तोजो कौन था, आखिर इस व्यक्ति की क्या पहचान थी? तो प्यारे बच्चे हिदेकी तोजो जापान के सैनिक और राजनेता थे। सैनिक और आप कह सकते हो राजनेता, और राजनेता थे। ठीक है, इनसे हेल्प मांगी थी आपके एससी बोस ने। और साथ साथ ये कौन थे? लिखना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पीएम ऑफ जापान, पीएम ऑफ जापान, जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हिदेकी तोजो जो है वो जापान के सैनिक और राजनेता थे और वर्ल्ड वॉर के समय ये जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है बेटा, तो हिदेकी तोजो के बारे में क्वेश्चन कल मुझसे पूछा गया था आपका टेलीग्राम ग्रुप में, उसका आंसर आज मैंने यहां लिखा है। उसके बाद जापान ने सिंगापुर पर कब्जा किया भारत के सैनिकों की मदद से। ये सारी बातें समझ आ रही है मैम, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था। तो प्यारे बच्चे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखिएगा यहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन एक चीज आप यहां पे ठीक करेंगे, यहां पे चीन और कोरिया इस तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, ये गलती से इधर टाइप हो गया है तो इसको मैं ठीक कर देती हूं। रशिया, ठीक है, रशिया के साथ लिखिएगा चाइना और कोरिया। बेटा ये आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे और इनको मित्र राष्ट्र कहा गया, और दूसरी तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपके धुरी राष्ट्र थे जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, और इस युद्ध में फाइनली जीत किसकी हुई थी? जीत हुई थी मित्र राष्ट्रों की। लेकिन जब ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि जापान पूरे विश्व पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि जापान एक शक्तिशाली देश की तरह आगे बढ़ रहा था, देशों को हरा रहा था। लेकिन यहां पर जब फाइनली रिजल्ट आया तो मित्र राष्ट्र यानी यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, कोरिया जो एक तरफ थे इनकी जीत हुई, और जर्मनी, जापान, इटली जो एक तरफ थे इनकी हार हुई। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आपकी चीजें थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ही एससी बोस भी यहां पहुंच गए थे। ठीक है, अब देखना बच्चे, आगे आप मुझसे बहुत देर से बोल रहे हैं आजाद हिंद फौज, आप बहुत देर से मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आजाद हिंद फौज के बारे में बताओ। अब बेटा आजाद हिंद फौज की जब हम बात करते हैं तो कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस जी और निरंजना सिंह जो हैं इनके संस्थापक सदस्यों में आते हैं। किसमें आते हैं? संस्थापक सदस्यों में। लेकिन अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनना, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि INA या कह सकते हो इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी इसकी फुल फॉर्म है, और हिंदी में इसी को कहा गया है आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। अगर आप मुझसे बोलोगे कि आजाद हिंद फौज का विचार, ठीक है, इसका जो आइडिया आया था वो आइडिया किसके मन में आया था, कि आजाद हिंद फौज का जो विचार दिया गया था वो किसने दिया था? तो आजाद हिंद फौज का विचार ज्ञानी प्रीतम सिंह जी, ज्ञानी प्रीतम सिंह जी और प्यारे बच्चे मेजर फूजीवारा, और दूसरे थे मेजर फूजीवारा। लेकिन अगर, ध्यान से सुनना क्योंकि इस तरीके का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई INA का विचार किसने दिया है, तो इन दोनों में से आप एक ऑप्शन लगाएंगे, इन दोनों का कभी एक साथ नाम नहीं आएगा। लेकिन इन केस अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि INA का विचार किसने दिया, INA का विचार किसने दिया, तो आप कहोगे मैम आंसर तो आपने ऊपर बता दिया। लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन आया है और इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है, किसने दिया? इन दोनों में से, इन दोनों में से किसी का नाम नहीं है, से किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम अगर नहीं है बच्चे तो फिर मैम आंसर क्या होगा? तब आप आंसर लगाएंगे कैप्टन मोहन सिंह, तब आप आंसर लगाएंगे कैप्टन मोहन सिंह, तब ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, क्यों पूछा गया है? कि भाई उसमें ये दोनों ऑप्शन में थे ही नहीं, केवल कैप्टन मोहन सिंह जी का ही नाम था। तो बेटा आप तब ये करेंगे।
अंकित राठौर जी, कंटेंट में मैं कोई कटौती नहीं कर रही हूं। आप रोज रोज अगर इस तरह के कमेंट करेंगे तो आपके कहने से बात सत्य तो नहीं हो जाएगी, या फिर अगर आप ऐसे कमेंट नाम दिलवाने के लिए करते हैं तो ये बहुत ही बेकार हरकत है। आप खुद ही मुझे बताते हो कि मैम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो, एक या दो क्वेश्चन को लेकर मैं नहीं कह सकती, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से सॉल्व होंगे, और इनकेस अगर कुछ बच जाता है तो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में से किसी का भी नाम इसमें ना हो तो आंसर क्या होगा? कैप्टन मोहन सिंह जी। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं बेटा कि आईएनए की स्थापना, तो बताओ जल्दी से कब हुई थी? आईएनए की स्थापना कब हुई थी? दूसरा, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? इसका प्रधान कार्यालय कहां पर था? और प्यारे बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन था? फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन था? ये दो प्रश्न आपसे, मतलब दो तीन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप कहोगे कि स्थापना हुई थी 1942 में। इसका हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस था रंगून। रंगून कहां पड़ता है? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे प्यारे बच्चे कैप्टन मोहन सिंह जी। कैप्टन मोहन सिंह जी। ये आपकी आईएनए और उसकी स्थापना से संबंधित चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो बेटा आईएनए है, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो जरा ध्यान से सुनना। इसके बारे में एक और आपका फैक्ट बनता है कि आईएनए का गीत क्या था? आईएनए का गीत यानी सॉन्ग ऑफ आईएनए, तो पता है क्या था? कदम पे कदम बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, क्या कहा जाता है? कदम कदम बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा। अब बात आती है कि जो ये कदम कदम बढ़ाए जा, ये जो गीत है, ठीक है, तो ये जो गीत है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो अब बात आती है कि भाई इसको लिखा किसने है? लिखा किसने इसके शब्दों को? और इसे संगीत किसने दिया है? इसे म्यूजिक किसने दिया है? गीत को म्यूजिक किसने दिया है? और इसका राइटर कौन है? ये दो क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। अगर लिखने की बात करोगे तो वंशीधर शुक्ल ने। किसने? वंशीधर शुक्ल ने। वंशीधर शुक्ल। और इसे म्यूजिक किसने दिया है बेटा? तो आप नाम लिखोगे राम सिंह ठाकुरी। क्या नाम लिखोगे? राम सिंह ठाकुरी। राम सिंह ठाकुरी, इन्होंने इसको म्यूजिक दिया है, आईएनए के गीत को। नहीं बेटा, एसएससी सीजीएल के लिए भी यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे बच्चे। और जल्दी से अब आप फिर मुझे लिखकर बताएंगे या फिर आप बाद में लिख लेंगे, बताइए जल्दी से ताकि मैं आगे पढ़ सकूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो स्लाइड में आपको मैं ऑलरेडी, अब ये जो आपका जो ये आपकी जो आजाद हिंद फौज है, इसको 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को कमांड मिली। तो इनको कमांड कब मिली? 4 जुलाई 1943 को। और प्यारे बच्चे, इन्होंने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। 5 जुलाई 1943 को इन्होंने किसका नारा दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, दिल्ली चलो का नारा कब दिया था आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब आगे देखिए। अब प्यारे बच्चे, जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो देखो, एक आपने पढ़ा होगा अस्थाई सरकार की घोषणा की गई थी। किसने की थी और कब की थी? ये लाइन मैं पूरी लिख रही हूं यहां पर। तो आप पहले पहली लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एससी बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए
स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार, आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में ये वर्ड सुना होगा, अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट, पढ़ा होगा आपको पढ़ाया गया होगा। अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में की थी। सिंगापुर में की थी। तो इसका एक हेडक्वार्टर सिंगापुर और दूसरा रंगून में था। ठीक है, किसने की थी? एससी बोस ने। कब की थी? तो आप कहेंगे 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में। अब फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है कि अस्थाई सरकार क्या होती है? बेटा ये तो आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के अंदर कि अस्थाई सरकार किसको कहते हैं। अस्थाई सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक तरीके की अस्थाई सरकार यानी टेम्पररी गवर्नमेंट। अस्थाई सरकार इसका मतलब होता है, टेम्पररी गवर्नमेंट इसका मतलब होता है। मतलब जब तक कि एक परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनेगी आजाद भारत की, तब तक यही सरकार आजाद भारत के लिए काम करेगी। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थाई सरकार, वो जब तक रहेगी, वो तब तक रहेगी जब तक कि आपकी एक स्थायी सरकार नहीं बनती। तो कभी भी अगर इंटरिम वर्ड लगा होगा, अंतरिम वर्ड लगा होगा, मतलब वो चीज टेम्पररी होगी। तो इसको कहते हैं अस्थाई सरकार। एक अस्थाई सरकार आपकी बनी थी 2 सितंबर 1946 में, जो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनाई गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब जो आपकी आजाद हिंद फौज है उसके बारे में एक पॉइंट पढ़िए कि आजाद हिंद फौज के प्यारे बच्चे, आजाद हिंद फौज में ब्रिगेड हुआ करते थे। ब्रिगेड मतलब अलग अलग इसकी ब्रांचेस। जैसे महिलाओं की केवल एक ही ब्रिगेड थी, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके अलावा जो ब्रिगेड दी है, जैसे महात्मा गांधी जी ब्रिगेड, अबुल कलाम ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, तो ये किसकी ब्रिगेड थी? ये सारी की सारी पुरुषों की ब्रिगेड थी। पुरुषों की ब्रिगेड। और महिलाओं की केवल कितनी थी? एक थी। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई नाम था। और प्यारे बच्चे, अगर आपसे यही पे पूछ लिया जाए कि इसकी कमांडर कौन थी, तो आप कहोगे कि इसकी जो कमांडर थी वो उनका भी नाम लक्ष्मी सहगल था। लक्ष्मी सहगल, फीमेल वाली की। ये अदर इंफॉर्मेशन हो गई। एक पॉइंट और ऐड करवाना है मुझे। ठीक है, इस स्लाइड पे बेटा जगह नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करती हूं इसी स्लाइड पे ऐड करवाती हूं। आप आगे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ज्यादा परेशान होने की ना तो जरूरत है और ना मुझे परेशान करना कि आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हो गया। ठीक है, क्योंकि आईएनए से जुड़ा है और आईएनए के पॉइंट मैंने यही लिखवाए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है आईएनए का आदर्श वाक्य, या फिर मैं आगे ही लिख देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है, यही लिख देती हूं। आईएनए का आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, आईएनए का आदर्श वाक्य क्या था? तो एकता, वफादारी तथा बलिदान। एकता, वफादारी और बेटा बलिदान था। बलिदान था, यहां लिख दीजिएगा। उसके बाद में आईएनए का जो झंडा था, आईएनए के झंडे, झंडे मतलब फ्लैग, फ्लैग ऑफ आईएनए,
आईएनए के झंडे पर दहाड़ते हुए बाघ का चित्र था। बाघ समझते हो, टाइगर। दहाड़ते हुए बाघ का चित्र था। ठीक है बेटा जी, ये किस में हुआ है? आईएनए में। ठीक है, तो इसका आदर्श वाक्य क्या था? इसका आपका नेशनल फ्लैग पे किस चीज का वो लगा हुआ था? फटाफट एक बार नोट कीजिए बच्चा। तो ये सब किसके बारे में है? आईएनए के बारे में, कि आईएनए का हेडक्वार्टर कहां था, सुभाष चंद्र बोस जी आईएनए से कब जुड़े थे, आईएनए का आदर्श वाक्य क्या था, आईएनए का गीत क्या था, आईएनए का विचार किसने दिया था, आईएनए के फर्स्ट कमांडर कौन थे, आईएनए की आपकी फीमेल ब्रिगेड कौन सी थी, आईएनए के आपके मेल ब्रिगेड कौन से थे। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? ठीक है, आपकी जो हेडक्वार्टर था आईएनए का वो कहां पर था? रंगून में था। अस्थायी सरकार की घोषणा किसने और कब की थी? तो इन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को की थी। एससी बोस आईएनए से कब जुड़े थे? तो मैम आईएनए से भी ये आपके कब जुड़े थे? 1943 में ही पढ़े थे। ठीक है बेटा, तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब आपके अगले पॉइंट आते हैं, जैसे एससी बोस जी के बारे में ही आपके आगे पॉइंट आएंगे। अब देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पे एक तो करेक्शन कीजिएगा, यहां 1944 कीजिएगा बच्चा। 1944 में इन्होंने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, यहां पे भी 1944 कर दीजिएगा, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? एससी बोस जी ने कहा था। इन्होंने जब ये सरकार बनाई उसके बाद ये अपने सैनिकों के साथ भारत की आजादी के लिए लड़ने के लिए पहुंच गए। और प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि इन्होंने कहा तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। प्यारे बच्चे, अरे भैया इतना दिक्कत लेने की बात नहीं है, ये सिंगापुर में स्थापित हुआ था इसलिए सिंगापुर था, और एक इसका हेड ऑफिस रंगून में था। अगर तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है तो तुम एक ही याद रख लो, इसको हटा दो यहां से, ये लो, खुश हो जाओ। हर बात का तुम्हारे जीवन में इतना दुख है, भैया सिंगापुर में बनी थी ना, इसलिए आप रंगून लिख लो, मत करो दो हेडक्वार्टर। ठीक, एक करो, तुम सिर्फ याद रखो रंगून में। स्थापना तुम्हें याद ही रहेगी कहां? सिंगापुर में। बात खत्म हो गई। अब मेरी बात सुनिए बच्चे, कि जो लाल किला था, अगर मैं लाल किले की आपसे बात करती हूं, रेड फोर्ट आपने सुना होगा, लाल किला मुकदमा। अब ये क्या होता है? तो प्यारे बच्चे यहां पे क्या हुआ था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हो गई, उसके बाद में आपके जो सैनिक हैं वो कमजोर हुए। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जितने भी आपके आईएनए के सैनिक थे, इन सबको पकड़ लिया गया, आईएनए के सैनिकों पर चला था। तो आईएनए के सैनिकों पर चला था, क्या चला था? तो आप कहोगे मुकदमा। तो क्यों चला था? क्योंकि ये लोग किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के। ये किसके खिलाफ थे? अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब अंग्रेजी हुकूमत यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत किसकी हुई है? तो मैम हमारे इसकी धुरी राष्ट्रों की, मतलब जापान, जर्मनी और इटली हार चुके हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी को कौन सपोर्ट कर रहा था? वही सपोर्ट कर रहे थे। बाकी यूके, रशिया, यूएसए, ये सब तो एक तरफ थे। तो आईएनए के सैनिकों पर क्या चला था? लाल किले का मुकदमा चला था। आपने इसके बारे में सुना होगा। लाल किला कौन सा? तो वही लाल किला, वही रेड फोर्ट जो आपका दिल्ली में है। ठीक है, ये जो आपका दिल्ली के अंदर है। तो आईएनए के सैनिकों पर प्यारे बच्चे क्या चला है? आप कहेंगे कि मैम आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा चला था। और ये कौन कौन थे? प्रेम सिंह सहगल जी थे, शाहनवाज खां थे और गुरु बख्श सिंह थे। और जब ये मुकदमा इन पर चल रहा था तो लोगों ने भारी संख्या में विरोध किया था। ठीक है बेटा, भारी संख्या में। एक मिनट बेटा,
बेटा 1 मिनट रुकना। अब देखिए, तो यहां पर ये आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा चल रहा था, तो उस मुकदमे में कौन कौन लिखे हुए हैं? तो आप कहोगे मैम प्रेम सिंह सहगल जी पर चल रहा था, शहनवाज खां पर चल रहा था और गुरुबख्श सिंह पर चल रहा था। और बेटा जब ये मुकदमा चल रहा था तो एक चीज और ध्यान रखना प्यारे बच्चे, कि जो आईएनए के सैनिक हैं, इन सैनिकों में से एक सैनिक थे आपके, ध्यान से सुनिएगा, आईएनए के सैनिक राशिद अली जी को 7 वर्ष की सजा दी गई। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि ये जो आईएनए के सैनिक हैं, इन आईएनए के जो सैनिक हैं मैम, जब इन पर केस चल रहा था तो इनके वकील कौन थे? या हम कह सकते हैं, तो आप कहोगे भूला लाई देसाई के नेतृत्व में वकीलों ने पैरवी की। तो भूला लाई देसाई जी का नाम इंपॉर्टेंट है, ये लीडर थे, इसमें जितने भी एडवोकेट्स उसमें शामिल थे उनके लीडर कौन थे? भूला लाई देसाई जी। अब यहां पे जब बड़ी संख्या में जनता का विरोध हुआ तो लिख लीजिएगा, जनता के विरोध के कारण इन्हें छोड़ना पड़ा। जनता के विरोध के कारण इन्हें छोड़ना पड़ा। किस किस को? तो मैम प्रेम सिंह सहगल जी को, शहनवाज खान जी को और गुरुबख्श सिंह जी को। तो भूला लाई देसाई जी इनके वकील थे। ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक और चीज बता दूं प्यारे बच्चे, एक चीज और बता दूं कि बच्चा पूछेगा सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस जी की हो चुकी थी मृत्यु। कब? ताइकू हवाई अड्डा जापान में प्यारे बच्चे, 18 अगस्त 1945 को। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इनकी मृत्यु हुई ही नहीं थी, और बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में गलत चीजें भी कही हैं। तो जो लोग इनके बारे में गलत कहते हैं वो खुद इतने ज्यादा गलत हैं कि उनको पता भी नहीं है। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु को लेकर भी लोगों ने डाउट्स उठाए हैं कि भाई मृत्यु हुई नहीं है। रोशन कुमार जी, भूलालाई देसाई जी भी वकील थे, ठीक है। तो इनकी जो डेथ है इसको लेकर, क्योंकि इनकी डेड बॉडी नहीं मिली, तो इसको लेकर संदेह रहता है कि ये मरे भी हैं या नहीं मरे। तो आपको मैं बता दूं कि जब इनकी मृत्यु हुई तो आपको मैं ये बता दूं प्यारे बच्चे कि इनकी मृत्यु पर किसने क्या कहा और इनके बारे में किसने क्या स्टेटमेंट दिए थे। ध्यान से सुनिएगा, आप प्लेन स्लाइड में लूंगी और उसके बारे में आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इनकी मृत्यु हुई तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सबसे पहले तो आईएनए के सैनिकों के लिए कहा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आईएनए के सैनिकों को क्या कहा? तो इन्होंने आईएनए फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त कहा। फौज के जवानों को गुमराह देशभक्त कहा। गुमराह देशभक्त कहा।
ठीक, ये आईएनए के सैनिकों के लिए कहा था। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सैनिकों के लिए तो ये कहा, लेकिन उन्होंने एससी बोस को क्या कहा? एससी बोस को इन्होंने एससी बोस को इन्होंने भारतीय देशभक्त की ज्वलंत तलवार कहा। ज्वलंत तलवार कहा किसने? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब आ जाते हैं गांधी जी। गांधी जी की बात करते हैं। सबसे पहले गांधी जी को एससी बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। संबोधित मतलब एड्रेस। कब? 1944 में। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? एससी बोस जी ने कहा था 1944 में। जुलाई 1944 के आसपास की यह बात है। अब यहां पे गांधी जी ने एससी बोस को क्या कहा? गांधी जी ने एससी बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। देशभक्त कहा। ठीक है। और उसके बाद में एक व्यक्ति और आते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। इन्होंने कहा एससी बोस को राष्ट्र नायक कहा। राष्ट्र नायक कहा। ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि यह मुकदमा कब चला था? जो आपने मैम हमें पढ़ाया है कि लाल किले पर मुकदमा चला था 1945 में, सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु के बाद। ठीक है। तो ये आपका 1945 में आईएनए के सैनिकों पर मुकदमा चला था, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आपके एससी बोस जी की मृत्यु के बाद उनके लिए स्टेटमेंट्स दिए गए थे यहां पर। और आपको मैं ये भी बता दूं कि अब गदर पार्टी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। तो आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा होम रूल आंदोलन। वो क्या रहेगा? होम रूल आंदोलन रहेगा। ठीक है। ये लीजिए, लाइन पढ़ लेती हूं। गांधी जी को एससी बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया, सही है, 1944 में। और गांधी जी ने एससी बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा, सही तो है, क्या गलती है इसमें? गांधी जी को एससी बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और गांधी जी ने एससी बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। ठीक है। मुकदमा बेटा कब हुआ था? लिख दिया है 1945 में। ठीक है। आगे देखिएगा बेटा, होम रूल आंदोलन। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य, तो आप कहोगे कि इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना।
स्वशासन की स्थापना। मतलब हमारे देश में हमारे हिसाब से यहां पर शासन चलना चाहिए। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन आपका अब आएगा। तो होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे कि मैम होम रूल आंदोलन का उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो है एक ऐसा शासन जिसमें हमारी खुद की सरकारें हों। और होम रूल आपका जो वर्ड होता है प्यारे बच्चे, इसका मतलब है गृह शासन। इसका क्या मतलब है? गृह शासन इसका मतलब है, यानी हमारी खुद की सरकार। अब देखो क्या लिखा है, भारतीयों को वे अधिकार मिले जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने दे रखे थे। इसका क्या मतलब है? डाली सिंह जी प्लीज, अगर आपको नहीं पढ़ना है आप बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हूं, गड़बड़ आपके दिमाग में रहती है और जब तक आप उसको ठीक नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। एक आप अकेले व्यक्ति नहीं है इस क्लास के अंदर, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास के अंदर शांति से बैठकर पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या इधर से उधर हो जाता है, मेरी समझ में ही नहीं आती बात। आपका समझ ही नहीं आता मुझे कि हर चीज में कि खिचड़ी पक गई, कि दाल बन गई, कि ये बन गया। बेटा इतिहास ऐसा ही होता है, अगर आप बुक से भी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सीक्वेंस से लगा देगा। आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई गुस्सा? बताइए कितना क्यों आ रहा है गुस्सा? आपको क्यों आ रहा है गुस्सा? तो मुझे आना चाहिए जो आप इस तरीके के कमेंट्स लिखकर भेजते हैं, क्लास में टाइम खराब करते हैं, पढ़ने में दिमाग नहीं होता आप लोगों का, फिर डांट दो तो कहते हो कि मैम डांट दिया। पूरा टाइम यही देखते रहते हैं आप लोग कि कमियां कहां हैं, लेकिन कमी देखने से ज्यादा ध्यान दिया करो। ये मत देखा करो कि ग्लास आधा भरा हुआ है, ये देखा करो कि मतलब गिलास जो है भरा हुआ है। एक मिनट बेटा मैं चेक कर लेती हूं ये स्टेटमेंट, कितने भी प्यार से आप लोगों को पढ़ाओ समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, तो गृह शासन, तो गृह शासन का मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? मैम ऐसे कौन से अधिकार थे, ऐसे कौन से अधिकार थे, ये मैं आपसे जानना चाहती हूं। पूछूंगी कि दिक्कत कहां आ रही है, वो तुम्हें बताना नहीं होता। कमाल करते हो भाई बच्चों, क्या करें भाई बताइए, क्या कैसे करूं मैं? अब सब सीरियल में है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक भी शब्द मैं लिखूंगी नहीं पीडीएफ के अलावा, तो समझाऊंगी कैसे फिर? आप समझते ही नहीं इस चीज को, डेली का हो गया है आपका। अरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि क्या कंटेंट मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, या कहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है? आपको खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। कमाल करते हो। देखिए आगे यहां पर छोड़िए, आपको जो लिखना है लिखते रहिए। देखिए इधर, भारतीयों को वे अधिकार मिले जो कनाडा, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों को दे रखे थे। आपको मैं ये बता दूं प्यारे बच्चे कि उस समय पर बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर ब्रिटेन का शासन चल रहा था। ठीक है, ब्रिटेन का शासन चल रहा था, तो उन जगहों पर कुछ ऐसी जगह जैसे आपका कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो ये ऐसे देश थे जहां पर अंग्रेज क्या करते थे, जहां पर अंग्रेज कहते थे कि शासन जो रहेगा वो हमारा रहेगा, मतलब रूल किसका रहेगा? ब्रिटेन का रहेगा। लेकिन यहां पर जो नियम कानून होंगे, नियम या कानून मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन, वो किसके अकॉर्डिंग होंगे? वो यहां पर रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग होंगे। तो एनी बेसेंट जी और तिलक जी यही कहेंगे कि जो अधिकार आपने इन देशों में दे रखे हैं वो अधिकार आप हमें भी दो, वो अधिकार किसको दो? आप हमें भी दो। ये कौन कह रहा है? एनी बेसेंट जी और तिलक जी, क्योंकि बेटा यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जो होम रूल आंदोलन को स्थापित करेंगे।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा बेटा, आगे देखिए क्या लिखा है। अप्रैल 1916 में सबसे पहले होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? होम रूल आंदोलन चला था और इसके लिए प्यारे बच्चे क्या बनाई गई थी? होम रूल लीग बनी थी। इसकी इंग्लिश भी होम रूल लीग ही होगी, ठीक है। और एक होम रूल लीग अप्रैल में और एक बनी थी सितंबर में। अब जो आपकी अप्रैल में बनाई थी वो बनाई थी बाल गंगाधर तिलक जी ने, और ये बनी थी प्यारे बच्चे पुणे में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी होम रूल लीग बनाई गई थी 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में अड्डियार नामक स्थान पर। और एक और चीज ध्यान रखना बच्चे कि इस वाले के जो अध्यक्ष थे, इस होम रूल लीग की जो अध्यक्ष थी वो थी आपकी एनी बेसेंट। वो कौन थी? एनी बेसेंट थी, यानी चेयरमैन ऑफ होम रूल लीग आपकी कौन सी? मद्रास वाली की। और यहां पे बहुत पूछा जाता है कि इसके सचिव कौन थे, मतलब सेक्रेटरी कौन थे आपके एनी बेसेंट वाली के? तो जॉर्ज अरुंडेल, नाम बेटा लिख दीजिएगा, जॉर्ज अरुंडेल। और इनकी जो होम रूल लीग थी एनी बेसेंट की, वो ऑल इंडिया लेवल पर थी, ऑल इंडिया लेवल की, यानी अखिल भारतीय स्तर की थी, अखिल भारतीय स्तर। यानी इनकी होम रूल लीग का जो प्रभाव था वो काफी जगह पर था, लेकिन आपके तिलक जी की होम रूल लीग जो है वो पुणे तक या पुणे के आसपास के या महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में थी। यानी दोनों ने ही क्या बोला कि ग्रह शासन चाहिए, जो अधिकार आपने इन देशों को दे रखे हैं वो हमें भी दीजिए, वो हमें भी आपसे चाहिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों आपको एक और चीज मैं बता दूं कि जब इन दोनों ने ये डिमांड की है तो दोनों ने ही अपनी अलग अलग लीग बनाई है। आगे चलकर ये दोनों लीग आपकी एक साथ हो जाएंगी और उसके बाद जब यहां पर आपकी ये लीग जो है आपकी आईएनसी में चली जाएंगी, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसका क्या मतलब था और ये जो लीग बनाई गई थी ये किस किसने और कहां कहां पर बनाई गई थी। तो आप कहेंगे कि यहां पे पुणे में तिलक जी एक्टिव थे और मद्रास अड्यार में मैम एनी बेसेंट जी एक्टिव थी, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे बाल गंगाधर तिलक जी के जो पत्र हैं वो कौन कौन से हैं? तो मराठा जो अंग्रेजी भाषा में है और केसरी जो मराठा भाषा में है। और बाल गंगाधर तिलक जी ने ही क्या किया था? गणेश उत्सव और बेटा शिवाजी उत्सव की शुरुआत, और शिवाजी उत्सव की शुरुआत किसने की थी बच्चे? तो आप कहेंगे कि इसको करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक जी। और इन्होंने ही दो पत्र अपने निकाले थे। मैम पत्र तो एनी बेसेंट के भी थे, क्या वो नहीं बताएंगी? बताऊंगी। तो एनी बेसेंट के जो पत्र थे बेटा वो आगे लिखे हुए हैं, अभी बताऊंगी। उससे पहले पहले तिलक जी के बारे में पूरा पढ़ लीजिए। देश का दुर्भाग्य शीर्षक इन्होंने लिखा था। क्या लिखा था? देश का दुर्भाग्य शीर्षक, यानी राइटिंग टाइटल द मिसफॉर्चून ऑफ द कंट्री। किसने लिखा था? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। और इसमें इन्होंने क्या किया था? इसके अंदर प्यारे बच्चे इन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। ब्रिटिश नीतियों यानी पॉलिसीज का विरोध इस शीर्षक को लिखकर। मतलब मैम ये किसी चीज का टाइटल था, तो किसका टाइटल था? केसरी पत्र का शीर्षक था ये। टाइटल ऑफ केसरी, ठीक है, टाइटल ऑफ केसरी, ये आपको ध्यान रखना है।
इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चे गिरफ्तार करके इनको मांडले जेल में भेजा गया, जहां पर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, गीता रहस्य। और ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार कई एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जा चुका है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो बुक है गीता रहस्य, ये इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। अब मैम मांडले कहां पर है, ये आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो मांडले बेटा वर्मा में, ठीक है, और वर्मा का नया नाम क्या है, म्यांमार में है। और इन्हें क्या हुआ था, 6 वर्ष की सजा हुई थी। अब इनके बारे में एक और पॉइंट लिखिएगा। पहला, आईएनसी के कभी अध्यक्ष नहीं बने, कभी अध्यक्ष नहीं बने, पहला पॉइंट। दूसरा, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पत्रों में लिखना शुरू किया था। तो ये आपके पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे। वैलेंटाइन, आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा, कई जगह लिखा रहता है चिरोल और कई बुक्स में लिखा है शिरोल। तो चिरोल या शिरोल ने क्या कहा था, भारतीय अशांति का दूत कहा था, भारतीय अशांति का दूत कहा, दूत कहा, ठीक है। और लिखिएगा, आईएनसी के गरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता, ठीक है बच्चे। ये इनके बारे में अदर इंफॉर्मेशन थी। महेश बघेल बेटा, आप जाकर कॉलिंग टीम को कांटेक्ट कीजिए, इसके बारे में वही आपको कह पाएंगे, वही आपको इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, ठीक है। तो ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी बेटा। ये इनके बारे में, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कई एग्जाम्स में आ चुका है बच्चे। ठीक, आगे देखिए, इसको थोड़ा सा यहां पे ऐसे बताया है कि आपकी 2 होम रूल लीग बनी थी, एक पुणे में एक मद्रास में, एक अप्रैल 1916 में एक सितंबर 1916 में। पुणे बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी, इनके 2 न्यूज़पेपर मराठा और केसरी, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठा में था। ऐसे ही आपकी एनी बेसेंट ने भी अपनी लीग का प्रचार करने के लिए एक लिया था इन्होंने, कॉमन व्हील नहीं है ये, कॉमन व्हील ऐसे लिखेंगे, और एक न्यू इंडिया। ये 2 मैगजीन्स किसकी थी, ये 2 पत्रिका किसकी थी, एनी बेसेंट की। तो आपको तिलक जी के बारे में मैंने बताया, ठीक है। एनी बेसेंट जी के बारे में मैं बता चुकी हूं कि ये, आप इनके बारे में भी लिख लीजिए कि ये एक आयरिश महिला थी, आयरिश महिला यानी आयरलैंड से आई थी। 1893 में ये शिकागो भी गई थी और वहीं से भारत आई। 1907 में थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। ठीक है, और आगे पेज पे लिख देती हूं, आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ आईएनसी। उसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, हाँ, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, ये एनी बेसेंट जी के बारे में आप लिख सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये होम रूल आंदोलन था, और होम रूल आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खुद की सरकार, गृह, ठीक है, गृह सरकार की हमने बात की है कि गृह शासन स्थापित करना। आईएनसी का पूरा नाम है छोटेलाल जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये आपका होम रूल आंदोलन है। होम रूल आंदोलन के बाद में देखिएगा यहां पर 1916 में गरम दल कांग्रेस में मिल गया और मुस्लिम लीग भी एकजुट हो गया। यहां से हम पढ़ेंगे कल, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूं। किस अधिवेशन में हुआ था? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, ये हुआ था। ठीक है, अगले बार जो हमारी क्लास होगी वो इसी स्लाइड से होगी, ध्यान रखना। और अगली ही क्लास में बेटा मैं आपको बंगाल के नवाब भी शुरू कर दूंगी, जिसमें हम बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, आपका ब्लैक होल का जो इंसिडेंट है उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मैं जाऊंगी विजयनगर साम्राज्य पर, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी गवर्नर जनरल और चोल चेर पांडे। ये आपका पढ़ाकर मैं आपको फ्री करूंगी। ठीक है, तो अगले हफ्ते तक आपका हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डाली सिंह जी, माफी मैं भी मांगती हूँ आपसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज आप समझने की कोशिश करें कि अपनी तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बीच में बोले। अब आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं अलग ही स्टेटमेंट में पढ़ा रही हूं और आप अलग ही फ्लो में चले जाते हैं। ठीक है, आज खत्म नहीं हो पाएगा बेटा, अभी तो बहुत है। आज कैसे खत्म हो जाएगा सिलेबस? ठीक, तो ये सब वैसे आप पढ़ चुके हैं, नरम दल, गरम दल, ये सब आपको मैं कल अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए धन्यवाद। जी हाँ, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।